यस मैं आपका स्वागत है। जैसा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन चल रहा है उसमें आपका आज का जो पार्ट नंबर सेकंड रहेगा। पार्ट नंबर फर्स्ट हमने करा दिया था जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 कराई थी। ठीक, वैसे ही उसकी सीरीज़ में नेक्स्ट सीरीज़ है ये वाली जो पार्ट 2 है, और इसमें यूनिट नंबर सेकंड को हम आज कंप्लीट कराएंगे। और इस वाले सीजन में हम देखेंगे इस यूनिट में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस तरह से हुआ। तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के बारे में देखेंगे। भारत में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने साम्राज्य विस्तार कैसे किया था, क्या नीतियाँ अपनाई थी, प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी, आर्थिक नीतियाँ क्या थी। ठीक, तो उसके बारे में देखेंगे कि किस किस तरह से उन्होंने अपना एम्पायर को, एक साम्राज्य को पूरे भारत पर कैसे कब्जा किया। ठीक, तो आइए देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड पे चलते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, हमने देखा सिक्स, जैसे फर्स्ट पॉइंट है जैसे बंगाल है। ठीक है, बंगाल है तो ये घेरे की नीति है। ठीक है, ये कैसे क्या है, घेरे की नीति है। जहाँ पे हमने दे रखा है कि घेरे की नीति, सॉरी एक सेकेंड, इसको बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, घेरे की नीति। दूसरा है आपका सहायक नीति, सहायक संधि के माध्यम से, व्ययवत सिद्धांत के माध्यम से। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे अंग्रेज हैं, अंग्रेज़ों ने किस तरह से इंडिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो क्या क्या नीतियाँ अपनाई थी उन्होंने। तो वो नीतियाँ कौन सी थी, जैसे रिंग फेंस पॉलिसी थी, सहायक संधि के माध्यम से, और व्ययपत का सिद्धांत, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, जैसे किसी राजा की संतान नहीं है तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता था किसी भी किसी संतान को, तो उसको कहते हैं व्ययपत संतान। या आपका हो जाता है जैसे किसी पर कब्जा कर लिया। ठीक, तो ये उसका व्यक्ति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहलाता है। ठीक, तो ये रिंग फेंस की नीति है। जैसे ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियाँ, ठीक, एक्सपेंशन, जैसे अवध पर कब्जा किया, पंजाब पर किस तरह से कब्जा किया, मराठाओं पर कैसे इन्होंने जीत हासिल की, मैसूर पर कब्जा किया, और बंगाल पर भी किसका कब्जा कर लिया। तो ये रिंग फेंस में आ जाता है कि एक जो भारत है उसको किस तरह से उन्होंने घेरा और किस तरह से अपना जो एम्पायर है उसको विस्तार करते रहे। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट, अभी देखेंगे जैसे ये है आपका 1785 में प्रमुख भारतीय राज्य कैसे थे। जब 1750 ईस्वी थी तो उस समय भारत में राज्य कैसा था। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपकी बता देता हूँ कि जैसे आपका ये वाला सेशन है, ये देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ क्योंकि बैकग्राउंड है तो आप समझोगे अच्छे से। जैसे अंग्रेज़ आए थे ना, अंग्रेज़ आए थे 1608 में आए थे, जो हमने पहली वाली वीडियो में बताया था, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1608 में ये भारत में आते हैं ब्रिटिश। ठीक, और इनका ये क्या करते हैं, ये धीमे धीमे अपने जो मतलब कि धीमे धीमे ये क्या करते हैं, अपना जो साम्राज्य का विस्तार है ये करते रहते हैं भारत में अंदर ही अंदर। लेकिन इस समय क्या था, इस समय अभी आपका औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब के शासन में इन औरंगजेब से झड़प हुई थी, तो औरंगजेब ने इनको क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था, बाहर कर दिया था। तो इन्होंने फिर से उनके पास जाके माफ़ी मांगी और फिर से उन्होंने व्यापार करने का अधिकार लिया। ठीक, तो ऐसे ही धीमे धीमे उन्होंने समझा कि किस तरह से हमें ये करना है। तो ऐसे ही आपका आपका टाइम आता है 1757 का टाइम आता है जब प्लासी का युद्ध होता है बंगाल में। ठीक है, तो उससे ये नीति बनती है कि जो अगला शासक होगा वो कौन होगा। ठीक, तो इन्होंने क्या करा था, सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और फिर उसके बाद में 1764 आता है। 1764 में क्या करा था इन्होंने, बक्सर का युद्ध लड़ा, और बक्सर के युद्ध में पूरा डिक्लेयर हो गया था कि जो अगला जो रूलर होगा, भारत को रूल करेगा, भारत पर शासन करेगा, वो कौन करेंगे, ब्रिटिश करेंगे। तो इस वाले युद्ध 1764 के बक्सर के युद्ध से पता चलता है कि भारत में अब किसका शासन होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मैप के माध्यम से, देखेंगे कि मैप में क्या क्या हमें बताया। तो ये जो हमें बता रहा है ये 1750 का मैप है, कब का, 1750 का मैप है, जो भारत में भारतीय राज्य रहते थे। जैसे जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर है, आपका पंजाब है, ठीक है, दिल्ली है, आपका अवध, ये वाला एरिया अवध का है, ये आपका बंगाल का है। ठीक, ये आपका मराठा साम्राज्य था, ये आपका मैसूर है। ठीक, तो इन रीजन को हम देखेंगे। जैसे पंजाब को कब इन्होंने अपने अंडर में लिया था, तो 1845 और 1849 के बीच में इन्होंने इसको कब्जा कर लिया था। किससे, जब जो राजा थे, राजा, एक सेकंड में उनका नाम थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है माइंड से, तो अभी आगे आएंगे तो मैं आपको ये क्लियर करा दूंगा। तो ये पंजाब में इन्होंने 1845 में और 1849 में कब्जा कर लिया था। प्रथम आगरा सिख युद्ध हुआ 1840 और दूसरा आगरा सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 में। तो ये वाली जो इम्पोर्टेंट डेट है ना, इन डेटों को याद रखना है, या आप एक कोई पेज लेना, ठीक है,
प्लेन पेज लेना और वाइट पेज, प्लेन पेज, और उस पर क्या करना है, ये डेट लिख लेना, जो भी आपके युद्ध है ना, ये सारे युद्ध आपको लिख लेने हैं एक पेज पे, ताकि आप इसको एक बार में, 2 बार में, 3 बार में आप रिवाइज करो, ताकि आप भूल ना सको। ठीक। फिर आता है संधि। संधि होती है, ठीक है। संधि जैसे सिंध है, सिंध पर कब्जा किया था 1843 में, है ना। वहीं आपके प्रथम आगला मराठा युद्ध चल रहे थे 1775 में, 1775 से 82 तक में क्या हुआ था, प्रथम आगला मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था आपका 1803 से 1805 में, ठीक है। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1819 में हुआ है। ठीक। ये तीन मराठा युद्ध हुए थे, ठीक है। कब से कब तक चले हैं, तो 1775 से 1819 तक 3 मराठा युद्ध हुए, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध हुए। जैसे पहला हुआ था आपका 1775 से 1722, दूसरा हुआ 1803 से 1805, और तीसरा हुआ 1817 से 1819, ठीक है। ऐसे ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 1840, और द्वितीय आंग्ल मैसूर सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 तक। ठीक। तो अगर ओवरव्यू रखेंगे तो 1845 से 1849 में आंग्ल सिख युद्ध हुए। ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट होता है आपका मैसूर युद्ध, ठीक है। मैसूर में जैसे हैदर अली था, और हैदर अली के बाद उसका बेटा लड़का था टीपू सुल्तान, ठीक है, उसका बेटा टीपू सुल्तान था, और उनके बीच में हुआ था। जैसे प्रथम अगला मैसूर युद्ध 1768 से 69 में चला, दूसरा द्वितीय अगला मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में चला, तीसरा अगला मैसूर युद्ध आपका 1790 से 1792 में रहा, और चतुर्थ अगला मैसूर युद्ध रहा था 1799 में, ठीक है। तो ये मैसूर युद्ध हुआ। फिर उसके बाद में आपका देखते हैं अवध को इन्होंने 1856 में अपने कब्जे में लिया। बंगाल को 1757 से 1765 में कब्जे में ले लिया। इसमें आपके 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। एक प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला के साथ में, और फिर हुआ था बक्सर के साथ में 1764 में। यहीं से इसकी नीति बनती है कि अब ये यहाँ पे जो कब्जा, जो भारत पर शासन करेगा, वो किसका शासन होगा, ठीक है। तो अगला कर्नाटक हमने पहले देख लिए थे, कर्नाटक युद्ध हमने इससे पहले देख लिया, उसके बाद में ये वाले आए हैं, ठीक है। तो 1845 से 46 में प्रथम, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, 1845-46 में प्रथम अगला सिख युद्ध हुआ। दूसरा अगला सिख हुआ तो आपका 48 से 49 तक, ठीक। सिंध पर इन्होंने अधिकार कर लिया था 1843 में। फिर वहीं पे आपके मराठा युद्ध चलते हैं, तो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82, और द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध हुआ है 1803 से 1805, और तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध है 1817 से 1819 तक। सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब है। नेक्स्ट देखते हैं आपके प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे 1768 से 69 में, दूसरा देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 84, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे 1790 से 1792, और चतुर्थ देखेंगे 1799 में, ठीक है। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान मर जाता है लास्ट वाले में, 4th में। और ये हम उनका रीजन देखेंगे, ये आपका बंगाल का रीजन है, ठीक है। बंगाल का रीजन का कहाँ तक देखो, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, यहाँ तक इनका विस्तार था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा जो अध्याय था वो चैप्टर खत्म हुआ। फिर हम देखेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे होती है, तो अध्याय 2.4। अब देखते हैं हमारा ये जो टॉपिक है, ये बंगाल पर रहेंगे कि बंगाल पे अंग्रेज़ों का शासन किस तरह से हुआ, ठीक है। तो हम देखेंगे 17वीं शताब्दी का भारत, 17वीं शताब्दी के भारत में देखेंगे तो 7th सेंचुरी इंडिया, और मुगलों के अधीन मजबूत और एकीकृत शासन, ठीक है। 17वीं शताब्दी में भारत में जो थे मुगलों के अधीन मजबूत और एकीकृत शासन था, कब, 17वीं शताब्दी में। फिर 18वीं शताब्दी आती है भारत में, तो मुगल साम्राज्य का पतन और छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा था, कब, 18वीं शताब्दी में। तो हम क्या रखेंगे 17वीं शताब्दी में, जब 17वीं शताब्दी में तो मुगलों का अधीन मजबूत और एकीकृत शासन रहा था भारत में, लेकिन जैसे 18वीं सदी आती है तो मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है, और छोटे छोटे राज्य जो है वो उदय होने लगते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं। तो केंद्रीकृत व शक्तिशाली सत्ता का अभाव होने से क्या हुआ कि जो मुगल के जो छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने क्या करा था, अपना सिर उठाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में सबसे पहले हैदराबाद दिखता है आपका, फिर कर्नाटक और मैसूर, इन्होंने क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उत्तर भारत में देखेंगे तो मराठा है, पंजाब है, रोहिलखंड है, अवध है और बंगाल है, इन्होंने क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन जो आपके टैक्सेस वगैरह थे वो इनको पूरे पहुँचाते थे आपके मुगल दरबार में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपके, नेक्स्ट में क्या देगा, जैसे महाराजा रणजीत सिंह है जो 1845 में पंजाब का गवर्नर रहा था, बहुत अच्छे थे ये, सिखो चुरैया उसके थे, ठीक है, कबीले के।
तो इन्होंने 1845 में इन्होंने मतलब कि बहुत लंबा विस्तार किया था पंजाब राज्य का। तो ये प्रमुख महाराणा रणजीत सिंह को प्रमुख माना जाता है जो पंजाब में हुए थे। अब देखो, अब देखते हैं इसमें क्या है आपका रोहिलखंड, वीर दाऊद व अली मोहम्मद खां। ठीक है, ये 1750 का है, जब 18वीं शताब्दी में थी और उन्होंने जो आपके जो राज्य हैं उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो रोहिलखंड है, वीर दाऊद अली मोहम्मद यहाँ पर इसका शासन था। अवध ने 1722 में सादत खान ने इसकी मतलब अपने आप को स्वतंत्र मान लिया था। वहीं बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना कर दी, स्वतंत्र हो दिया। वहीं आपका हैदराबाद ने 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ये इसका संस्थापक है। ठीक है, और इसको चिनकिलिस खान भाई औरंगजेब की उपाधि भी दी गई थी। किसको? निजाम उल मुल्क आसफ जाह को किसने दी थी? औरंगजेब ने। ठीक, तो ये क्या थे? ये वो राज्य थे जिन्होंने जैसे ही मुगल सत्ता कमज़ोर होने लगी थी 18वीं शताब्दी में, तो इन्होंने क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा था, मतलब खड़े होने लगे थे। फिर वहीं आपका महाराजा रणजीत सिंह को देखते हैं, फिर शिवाजी और पेशवा मराठा भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर वहीं मैसूर में हैदर अली ने स्थापना करी थी। तो ये वाले पॉइंट और भी याद रखना है, जैसे मैसूर राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो हैदर अली ने करी। हैदराबाद की स्थापना किसने करी? तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने करी थी। बंगाल के जो शासक है, बंगाल की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने करी थी। ठीक है, वहीं कर्नाटक में आपका सादतुल्ला खान था। ठीक, तो ये वो थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में जैसे ही मुगल साम्राज्य का जो पतन होना स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने क्या करा, इनके छोटे छोटे राज्य थे और ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं, नेक्स्ट में आता है आपका बंगाल में क्या क्या रहा। बंगाल को देखेंगे, बंगाल में रिफॉर्म कैसे हुआ। तो बंगाल है। ठीक है, बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, ये तीन एरिया आते थे, तीन प्रांत थे उसमें। इसमें बंगाल बिहार और उड़ीसा, ये उस टाइम के हैं। 18वीं शताब्दी में किस तरह का मैप था, तो उस तरह में तब ये बंगाल के रीजन में ही आते थे, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, वहीं बंगाल का प्रशासन देखेंगे तो प्रशासन में मुगल प्रांत, ठीक है, बादशाह औरंगजेब था बंगाल, और सूबेदार और दीवान दो बंगाल में नियुक्त किए थे। किसने? बादशाह औरंगजेब ने। और कौन था? एक सूबेदार और दीवान। ठीक है, दीवान सूबेदार तो जो अजीम उस शान था, और जो दीवान था मुर्शिद कुली खान था। ठीक, वहीं फर्रुखसियर ने सूबेदार नियुक्त किया। बंगाल में वंशानुगत शासन हुआ। ठीक है, और ये मुर्शिद कुली खान वही है जो बंगाल के जो शासन में बंगाल के जैसे ही उसका मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट होने लगता है, तो ये क्या करता है, ये अपने सिर उठाने लग जाते हैं ताकि ये स्वतंत्र हो सके। ठीक है, जैसे ही पहला अब इसको शासन को देखेंगे तो मुर्शिद कुली खान आया, फिर उसके बाद में अली वर्दी खान आया, फिर उसके बाद में सिराजुद्दौला आया था। फिर उसके बाद जैसे ही 1757 की क्रांति हुई, इसमें सिराजुद्दौला मर जाता है। वहीं फिर उसके बाद में 1700 उसकी जगह पे क्या होता है, मीर जाफ़र आ जाता है। फिर मीर कासिम आता है, मीर जाफ़र के बाद में मीर कासिम आता है। फिर नजमुद्दौला आता है, फिर उसके बाद में मुबारक उद्दौला आता है। सर 1770 से 75 से ये क्या चलता है, बंगाल के शासन में मुर्शिद कुली खान से स्टार्ट होता है और मुबारक उद्दौला तक चलता है। ठीक, इसको अगर लिखना है तो आप नोट्स बुक भी बना सकते हैं, लेकिन इसको शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहना ताकि और भी हम वीडियो बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी देखते हैं, नेक्स्ट रहता है आपका बंगाल का महत्व क्या था। ठीक है, तो बंगाल के महत्व के बारे में देखेंगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ बंगाल क्या था उसमें उस समय। तो ये अत्यंत समृद्ध प्रांत था, मतलब भारत में जो उपजाऊ मिट्टी थी वो सबसे समृद्ध किसको माना जाता था उस टाइम पर? बंगाल को माना जाता था। तो इसके क्या कारण थे, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो ये उपजाऊ था, फर्टाइल था, नौ परिवहन के लिए उपयुक्त था, क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं थी यहाँ पे, और समुद्र व्यापार व आदि यहाँ से अच्छे से करते थे, इसलिए ये वाला सेंटर था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था। ठीक, वहीं बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने 1717 से 1727 में शासन किया। मुगल सम्राट के फर्रुखसियर द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार था। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ये मुगल सम्राट था, फर्रुखसियर द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया अंतिम सूबेदार था। कौन? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, सुधार क्या क्या गया इसने? तो कृषि में तकाबी ऋण। ठीक है, तो तकाबी ऋण का मतलब तकाबी लोन, ऋण होता है, ऋण की लोन की जो सहायता थी, लोन देना का स्टार्ट किया था किस पे? कृषि पे। तो ये वाला क्वेश्चन बनता था, तकाबी ऋण किससे संबंधित था? मुर्शिद कुली खान बंगाल से संबंधित था। ठीक, वहीं जमींदार राजस्व लेते थे, मतलब लैंडर्स रेवेन्यू। राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। ये वन लाइनर एग्जाम में आया था कि मुर्शिदाबाद किसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लेके आया था? तो वो मुर्शिद कुली खान था। कहाँ का था? बंगाल का शासक था, नवाब था।
ठीक है। इसको किसने नियुक्त किया था? ये कौन था? एक सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार था। कौन? मुर्शिद कुली खान। इसको किसने नियुक्त किया था? तो फर्रुखशियर द्वारा। मुगल साम्राज्य था फर्रुखशियर, उसके द्वारा इसको सूबेदार के पोस्ट पर इसको नियुक्त किया था। किसको? अली मुर्शिद अली खान को। इसने क्या सुधार किया? तो कृषि में तकाबीर की शुरुआत की। जमींदार राजस्व और राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लेके आ गया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना। फिर इसमें शासक देखें तो शासन कैसे चले हैं? जैसे फर्रुखशियर है, फर्रुखशियर ने शाही फरमान सुना दिया था। बंगाल नवाब हेतु सिरदर्द का विरोध नहीं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को चलेंगे। जैसे इन्होंने क्या करा था, फर्रुखशियर ने, ये थोड़ा सा बीमार था उस समय, और यहाँ पर क्या आए थे? अंग्रेज आए थे अपने चिकित्सक को लेकर, और उसने इसको कर दिया ठीक। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? एक शाही फरमान सुना दिया कि जो बंगाल में ये फ्री ट्रेड कर सकते हैं, फ्री व्यापार कर सकते हैं। कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज यही चाहते थे, है ना। तो वो अपने मकसद में कामयाब हुए। पर उसके बाद में देखते हैं अलीवर्दी खान का जो शासन है क्या क्या कैसे रहा था, और मतलब कि उसकी प्रशासन की नीति क्या रहती। जैसे ये गौरिया युद्ध करता था। क्या? गौरिया युद्ध किया उसने 1740। ठीक है, सरफराज, अलवर्दी विजय और बंगाल का नवाब। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी? अलवर्दी विजय और सरफराज के बीच में हुई थी। क्या? गिरिया का युद्ध कब हुआ है? 1740 में। क्वेश्चन आता है कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। किसके बीच में हुआ था? सरफराज और अलवर्दी विजय के बीच में। ठीक, तो और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मुगलों का राजस्व देना बंद किया। ठीक है, मुगलों को इसने क्या कर दिया? राजस्व देना बंद कर दिया। तो स्टॉप गिविंग रेवेन्यू टू मुगल्स। ठीक है, मुगलास को क्या करना बंद कर दिया? इन्होंने राजस्व देना बंद कर दिया। और अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी। किसने कर दी? अलीवर्दी खान ने। जैसे कि हम अगर इनको हाथ लगाएंगे या इनको छेड़ेंगे तो ये क्या करेंगे? हमको काट खाएंगे। तो इनसे क्या है? इनसे दूरी बना के रखो। किसने ये नीति कौन लगाया था? अलीवर्दी खान। ठीक, फिर उसके बाद में सिराजुद्दौला आता है। सिराजुद्दौला ने जो शासन किया था 1 साल ही कर पाया था। तो सिराजुद्दौला 1756 से 1757 में चलता है। ब्लैक वॉक घटना हुई थी। ब्लैक वॉक घटना क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक कमरा है छोटा, है ना, कोई भी मान लो 10 बाई 10 का मान लो, 10x10 का माना। और इसमें क्या कर दिया था कि इन्होंने अंग्रेज़ों को मार के, जैसे ही इन्होंने आक्रमण किया तो वो अंग्रेज़ क्या थे, एक भाग के क्या हुआ, दौड़ के आए और भाग गए थे वहाँ से। कुछ भाग गए और कुछ ने क्या किया, इस कमरे में छुप गए थे। तो इन्होंने क्या किया, जो सिराजुद्दौला ने वो उससे अंग्रेज़ों को पकड़ पकड़ के उसमें डाला था। और इतना मतलब कि इसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं थी सांस लेने के लिए, और उन्होंने क्या कर दिया, उस पर बंद कर दिया था। तो कुछ उनमें से 123 वहीं के मतलब कि ख़त्म हो गए थे। टोटल 123 बच्चे थे उसमें। ठीक है, तो इस घटना को क्या नाम दे दिया गया था? तो उसको ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। फिर उसके उन्हीं के शासन में हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। ठीक है, 1757 में ही प्लासी का युद्ध होता है। और इसी युद्ध में क्या होता है, सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। ठीक है, उसकी जगह पे आ जाता है मीर जाफ़र, है ना। सिराज ने अंग्रेजों का विरोध किया तथा कोलकाता की किलेबंदी करने से रोका था। ठीक है, किसकी किलेबंदी करने से रोका था। इस वजह से इस पर क्या हुआ, इनका थोड़ी सी झड़प हुई थी जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। अंग्रेज़ों ने मना किया था। सिराज ने कोलकाता पर आक्रमण किया था। इसमें भी वो क्या कर रहे थे, जैसे सिराजुद्दौला ने क्या किया, किलेबंदी को रोकने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, मना किया। फिर सिराज ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। इसमें ब्लैक होल घटना थी 20 जून 1756 को। जॉर्ज हॉलवेल 146 में से 23 बचे थे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी। ठीक, यहाँ से भागे थे तो उन्होंने किस पर कहाँ पे गए थे, तो ये फुल्टा द्वीप पे गए थे। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, शरण ली, रेफ्यूज हो गए। फिर मद्रास, फिर उसके बाद में मद्रास से क्लाइव और वॉटसन की सेना यहाँ पर आई थी, बंगाल के लिए कूच किया था। किसने? तब उस समय कहाँ था, क्लाइव और वॉटसन कहाँ थे, बंगाल में थे। किससे लड़ रहे थे उस समय? ये आपके फ्रांसीसियों के साथ में संघर्ष में थे। नहीं, फ्रांसीसियों के साथ नहीं थे, ये बंगाल मद्रास के इलाके में थे। उसके बाद में ये क्या हुआ था, इन्होंने ये सुना कि यहाँ पर ये घटना हुई है, तो ये इन्होंने वहाँ पर बंगाल की तरफ कूच करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में आपका 1700 जो कोलकाता का किलेबंदी, ठीक है, सिक्के ढालना और बंगाल में मुक्त व्यापार का था। सिराज के अपमानजनक अलीनगर की संधि करनी पड़ी थी, 1757 में करनी पड़ी थी। ठीक है, तो जैसे आपका सिराज हारा था तो उसको क्या करना पड़ा था, अलीनगर की संधि करनी पड़ी थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अलीनगर की जो संधि है वो किन के बीच में हुई है? तो अलीनगर की संधि जो हुई है 1757 में ईस्वी में हुई है, और सिराज और अंग्रेज़ों के बीच में हुई है। उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे वो क्या कर सकते थे, इस जो अलीनगर की जो संधि है उसके जो प्रावधान थे वो किस तरह से थे। तो ये क्या करते थे, किलेबंदी, कोलकाता में
किलेबंदी कर सकते थे, सिक्के ढाल कर सकते और बंगाल में कर मुक्त करने का व्यापार कर सकते थे इस वाली संधि के अनुसार। किसकी? अलीगढ़ नगर की संधि। किसके बीच में? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। सन कौन सी है? 1757। ठीक है, प्लासी का युद्ध के समय। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र चलता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र कैसे चला आपका? जैसे घसीटी बेगम है, ठीक है, कौन है? घसीटी बेगम है, शौकत जंग है, मीर जाफर है, जगत सेठ है, अमीर चंद है और राय दुर्लभ, ठीक है, को अपने पक्ष में कर लिया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये उसकी चाल थी, इसको रॉबर्ट क्लाइव को अपने पक्ष में कर लिया था। और प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी बंगाल में भागीरथी तट पर स्थित है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कभी कभी कि प्लासी जो है वो किस नदी के किनारे है, तो भागीरथी के नदी के किनारे है। और इसका जो कारण था आपका अलीनगर की संधि। ठीक, कब हुई? 1757 में, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। कब? प्लासी के युद्ध के बाद हुई है अलीनगर की संधि। ठीक है, संधि। वहीं देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के बारे में देखते हैं परिणाम क्या निकले। तो रॉबर्ट क्लाइव की नीति थी, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, और विलियम पिट, ठीक है, उसके बाद में फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड विलियम पिट। ठीक है, ये क्या थे? यहाँ से इन्होंने क्या करा था? ब्रिटिश एम्पायर को स्थापना स्टार्ट कर दी थी। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। ठीक है, इसको क्या बोला? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला। यह अंग्रेजों की सैन्य नई षड्यंत्र और कूटनीति विजय थी। क्या थी? नई और सैन्य कूटनीति विजय थी। किसकी? अंग्रेजों की। और मीर जाफर को क्या कर दिया? गद्दी पर बैठाया था, तो अंग्रेजों को कठपुतली नवाब बन गया। कौन? मीर जाफर। क्योंकि मीर जाफर ने तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। तो इसमें कौन कौन शामिल है? घसीटी बेगम है, शौकतगंज है, मीर जाफर है, जगत सेठ है, अमीर चंद है और राय दुर्लभ। इन्होंने क्या करा था? अंग्रेजों का साथ दिया था और सिराजुद्दौला को धोखा, जिस वजह से प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत गए। फिर देखते हैं बंगाल की लूट प्रारंभ हुई। किसने? मीर जाफर ने। तो अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र मिला। ठीक है, किसमें? 24 परगना क्षेत्र दे दिया। किसने? मीर जाफर ने। और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ होना यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, बंगाल की क्रांति के देखेंगे तो बंगाल रिवॉल्यूशन 1760 में मीर जाफर और मीर कासिम के वेंसिटाड और बंगाल की क्रांति। अंग्रेजों ने मीर जाफर पर डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर हटाया। किसको? मीर जाफर को हटा दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। और इस पर क्या इल्ज़ाम लगाया था कि वो डचों के साथ में अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है। ठीक है, ये खुद उनकी एक रणनीति थी ताकि वो पूरे बंगाल को अपने कब्जे में ले। वहीं फिर मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर नवाब बना दिया। वेंसिटाड ने बंगाल की क्रांति कहा। इसे क्या कहा? वेंसिटाड ने बंगाल की क्रांति कह दिया इसी को। हालांकि इसे क्रांति कहना सही नहीं है। क्योंकि ना तो इसमें किसी प्रकार का प्रशासन व परिवर्तन हुआ, न ही इसमें जनता की भागीदारी थी। तो इस हिसाब से इसको क्या नहीं कह सकते आप? बंगाल की क्रांति नहीं कह सकते। ठीक है, वहीं फिर आता है आपका बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर बैटल ऑफ बक्सर में हुआ था बिहार। ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और हेक्टर मुन्रो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? हेक्टर मुन्रो। और संयुक्त सेना थी। किसकी? मुगलों की संयुक्त सेना थी। कौन कौन था इसमें? अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम। ठीक है, ये इनको क्या थी? एक संयुक्त सेना थी। और उस दूसरी तरफ कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी में हेक्टर मुन्रो इसका क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। वहीं पर देखते हैं कि कारण क्या थे इसके। ठीक है, बक्सर के युद्ध के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच और बंगाल के नवाब पर दबाव। ठीक है, वही अंग्रेजों का दबाव। फिर देखते हैं परिणाम क्या निकले इसके। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई 1765 में। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में हुई है। किन के बीच में हुई है? ठीक, तो ये किसके बीच में? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब निजामुद्दौला, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, तो और इसमें क्या करा था? इसमें इलाहाबाद की संधि हुई आपकी 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय प्लस बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के बीच में। और दूसरी तरफ था ईस्ट इंडिया का रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, वहीं पर अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। ठीक, बंगाल, बिहार की, उड़ीसा की दीवानी में शाह आलम द्वितीय प्रथम पेंशनर मिल गया। 26 लाख वार्षिक दिया गया। और कड़ा और इलाहाबाद शुजाउद्दौला से शाह आलम और बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हुई। ठीक, इसका महत्व क्या रहा था? महत्व के बारे में बताइए। अंग्रेजों की वास्तविक और सैन्य विजय थी। भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था इसी से। ठीक, फिर इलाहाबाद की संधि
दूसरी संधि हुई तो ये तो प्रथम संधि हो गई थी आपकी 1765 में। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 1765 में हुई है, लेकिन 16 अगस्त को। ये पहले हुई थी 12 अगस्त को इलाहाबाद की संधि, जब उसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था और बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था, ठीक है। और दूसरी तब तक आपका रॉबर्ट क्लाइव, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और शाह आलम द्वितीय प्रथम पेंशन 26 लाख वार्षिक हो गई। वहीं कूड़ा और इलाहाबाद शुजाउद्दौला के से शाह आलम। इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच में होती है? तो अवध नवाब शुजाउद्दौला, ठीक, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। दोनों में रॉबर्ट क्लाइव ही है ईस्ट इंडिया की तरफ से। और इसमें क्या क्या प्रावधान थे कि अवध के खर्चे पर अंग्रेज की सेना रहेगी, अगर अवध पर ही मुक्त व्यापार किया जाएगा, और चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिल जाएगा, ठीक है। और ये छोटा सा पॉइंट देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, ठीक, 1765 में, जबकि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था, ठीक है। इलाहाबाद की संधि तो बंगाल का नवाब नजमुद्दौला है, और बक्सर का युद्ध है तो मीर जाफर क्या है, इसका शासक है बंगाल का, ठीक। वहीं फिर देखते हैं हम बंगाल में द्वैत शासन के बारे में देखते हैं। तो 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता है। तो द्वैत शासन का मतलब है कि निजामत प्रशासन नवाब और वहीं दीवानी वित्त कंपनी के हित में थी, ठीक है। दीवानी वित्त मंत्रालय किसके हक में था? कंपनी, और जो प्रशासन था वो नवाब के हाथ में था, ठीक है। वहीं के.एम. पार्डिकर डाकुओं का राजा, बंगाल की दुर्दशा और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा समाप्ति और रेगुलिंग एक्ट 1773 आता है, ठीक। अब आएगा आपका अध्याय 2, मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना, ठीक है। एक सेकेंड। अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2.2, इसमें मैसूर ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में देखेंगे। स्टेबलाइजमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन मैसूर, ठीक है। इसको हम कल वाली क्लास में देखेंगे, पार्ट नंबर 3। और आज के लिए इतना ही। हम अभी सेकंड क्लास के लिए भी जाएंगे, तो आज इतना ही हम करा पाएंगे। तो कल आपकी 3rd नंबर की क्लास आएगी, और जल्द से जल्द हम इसको कंप्लीट कराएंगे। मैक्सिमम 10 दिन में हम इसको कंप्लीट कराएंगे। 10 वीडियो ही आएंगी, उसी में हम इसको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, और यही सेशन रहेगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना दोस्तों, ताकि और भी हम इस तरह की वीडियो लाएँ और मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, बाय, गुड नाइट।